सो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि वोल्टेज और करंट का रिलेशन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। हम इस चीज को सर क्लास समझने का पीडीएफ ग्रुप में दे दीजिएगा। हाँ श्योर सर हाँ और एक चीज सर, जो हम लोगों ने एकदम स्टार्टिंग में मतलब एक बैक करना ना धीरे धीरे, ताकि मतलब वो जो 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 चीजें रह गई है रिकॉर्डिंग में, जस्ट अब एक फटाफट आप बोल देंगे तो रिकॉर्डिंग में आ जाएगा। यहाँ से ना हाँ सर। जो हमने किया है, चलो ठीक है हाँ रिवाइज कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हमने शुरू किया था कहाँ से कि करंट से। सो व्हाट वाज करंट? करंट इज नथिंग बट फ्लो, और फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स या फिर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट मतलब फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। करंट का सिंपल मीनिंग होता है फ्लो। तो करंट मतलब फ्लो, फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर चार्ज पार्टिकल्स मतलब इलेक्ट्रिक करंट। नाउ इलेक्ट्रिक करंट जब कंडक्टर से के थ्रू पास करता है, सेमीकंडक्टर में पास करता है, इलेक्ट्रोलाइट में पास करता है, गैसेस में पास करता है, तो कैरियर्स जो होते हैं, चार्ज को जो कैरी कर रहा है वो कैरियर अलग अलग हो रहे हैं। कंडक्टर में सिंपल फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही है जो रेस्पॉन्सिबल है कैरी करने के लिए चार्ज को, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रोलाइट में क्या हो रहा है? पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइट में क्या हो रहा है? आयंस फ्लो कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज होल्स, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, होल्स पॉजिटिवली चार्ज होता है, सेमीकंडक्टर में हमने देखा है। और गैस में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एज वेल एज पॉजिटिव नेगेटिव आयंस दोनों फ्लो करते हैं। तो ये हमने बात किया था चार्ज हाँ सर। कैरियर्स के ऊपर। सर इसका मतलब ये है कि ये सारे मतलब इन सब चीजों में ये कैरियर जब फ्लो होते हैं तो हमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो मिलता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। फिर हमने डिस्कस किया था कि करंट का यूनिट और करंट क्या होता है। तो करंट का यूनिट है एम्पियर। जब हम बोलते हैं 1 एम्पियर करंट तो हमको क्या समझ में आता है एग्जैक्टली फिजिकली क्या हो रहा है? देखो हम लोग जितना सारा इंजीनियरिंग के जितना सारा चीज पढ़ते हैं वो डेफिनेटली फिजिकल कुछ एक चीज, फिजिकल कुछ एक चेंजेस हो रहा है इस नेचर में। हम नेचर का ही तो स्टडी कर रहे हैं ना, तो इस नेचर में कुछ एक चेंजेस हो रहा है, उसी चेंज को समझने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू इंजीनियरिंग, थ्रू साइंस, कि भाई अगर ऐसा हो रहा है तो फिर इससे ये मिलता है, तो फिर इस तरीके का चेंज होता है। तो ये जो चेंज होता है हम लोग इन जनरल जब हम स्टडी किए तो करंट इज इक्वल टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1 एम्पियर इक्वल टू इसका रट्टा मारने का जगह नहीं है कि अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो फिर एग्जैक्टली क्या चेंजेस आ रहे हैं। चेंजेस ये आ रहे हैं कि कुछ चार्ज पार्टिकल्स इधर से उधर मूव हो रहे हैं या फिर चार्ज का फ्लो हो रहा है। वो जो चार्ज का फ्लो है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि 1 एम्पियर करंट, इसका मतलब 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया को पास कर रहा है, तब जाके मैं बोल रहा हूँ कि 1 एम्पियर करंट इस क्रॉस सेक्शन एरिया के थ्रू पास हो गया। अगर 2 एम्पियर करंट बोलूंगा इसका मतलब 2 कॉलम चार्ज 1 सेकंड में पास हो गया। 10 एम्पियर का मतलब 10 कॉलम चार्ज 1 सेकंड में पास हो गया। अब 1 कॉलम चार्ज जो कैरी करेगा कंडक्टर में वो करेगा इलेक्ट्रॉन्स, तो कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहा है इसके थ्रू? 1 कॉलम चार्ज का मतलब होता है 6.242 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैसे मिला? 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द माइनस 19 कॉलम। तो 1 कॉलम चार्ज कितना होगा? 1 by 1.6 इंटू 10 टू द माइनस 19। कैलकुलेटर मारो मिल जाएगा, 6.242 इंटू 10 टू द 18 इलेक्ट्रॉन्स, है ना? सो जब 10 to the power of 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितना इलेक्ट्रॉन समझ रहे हो? हम लोग 1 कॉलम चार्ज बोलते हैं तो लगता है कि एक कॉलम, लेकिन टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है? 10 to the power of 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो कर रहा है 1 सेकंड में, तब हम बोलते हैं कि 1 एम्पियर करंट पास हो गया। इसका मतलब एम्पियर क्या हुआ? कूलम पर सेकंड, इतना चार्ज पर सेकंड, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स समझ में आ गया। अब करंट पास कब करता है? जब उसमें कुछ एक पोटेंशियल डिफरेंस हो। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो फिर करंट पास नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं करेगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? एनर्जी का डिफरेंस है। कहीं किसी एक पॉइंट पे ज्यादा एनर्जी है, किसी एक पॉइंट पे कम एनर्जी है, तो फिर इधर से इधर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहे हैं कि वोल्टेज लगाते हैं और उसमें करंट पास करता है, तो इस एक पॉइंट को अगर हम जीरो पोटेंशियल बोल रहे हैं तो उसके अक्रॉस
उसके उसके हिसाब से if you are considering this point as 0 with respect to this point, दूसरा पॉइंट कितना हायर पोटेंशियल में है वो चीज हम देखते हैं। और हम बोल रहे हैं कि अगर 220 वोल्ट का अगर मैं एक बैटरी लगा रहा हूं तो फिर 1.0 पोटेंशियल पे पकड़ूंगा तो अगला पॉइंट जो होगा वो 220 वोल्ट हेलो हायर सर, बोल रहे क्या पोटेंशियल डिफरेंस, ये अभी बोला डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, उससे फिर से थोड़ा बोलिए ना। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब होता है कि एनर्जी का डिफरेंस, ठीक है, अच्छा सर, एनर्जी का डिफरेंस। अब इस चीज को चलो इसको और थोड़ा बढ़िया से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, थोड़ा देर बात कर रहा हूँ और बढ़िया से समझ में आएगा। हाँ बोलो। हेलो सर, हाँ बोलो। current flowing from higher potential to lower potential is called current flowing from higher potential to lower potential is called what? Current flowing from higher, Electronic current, conventional current. current flowing from higher potential, देखो higher potential 220 वोल्ट हो गया, lower potential 0 वोल्ट हो गया। So current flowing from higher potential to lower potential क्या होगा? कन्वेंशनल करंट होगा कि आपका इलेक्ट्रॉनिक करंट होगा? कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट होगा, ठीक है। हायर पोटेंशियल जो होएगा उसी को हम मोस्टली पॉजिटिव काउंट करते हैं। उसी को पॉजिटिव बोल रहे हो। हायर पोटेंशियल मतलब पॉजिटिव है ना। सो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहा है, इसका मतलब तुम्हारा कन्वेंशनल करंट है। लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में जो करंट फ्लो कर रहा है उसको आप बोलोगे आप इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है। क्लियर? सो इलेक्ट्रॉनिक फ्लो एक्चुअली जो हम लोग हमेशा बोलते हैं कि करंट, इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इन शॉर्ट अगर हम किसी सर्किट को एज एन पर्सपेक्टिव रख के करेंगे तब हम ये बोलेंगे कि द ऑपोजिट करंट फ्रॉम द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is called as conventional current, right? Current flowing in the opposite direction is the conventional current. Yes. Opposite current flowing in the एक और बार रिपीट करना सर। Current flowing in the opposite direction of the electrons. Yes, yes, that electrons word. हाँ, इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट में जो करंट फ्लो हो रहा है उसी को हम, ये देखो ये अलग से थोड़ी ना हो रहा है, अलग से नहीं हो रहा है। इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि इधर से फ्लो हो रहा है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्योंकि नेगेटिव है इसीलिए हम पकड़ रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज उल्टा डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। एक पॉइंट से नेगेटिव हट जाएगा तो वो पॉजिटिव बन जाएगा ना। पकड़ लो, ये एक मेरा पॉइंट है और इसमें नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है। ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से यहाँ पे मूव होता है तो हम बोल सकते हैं ना कि ये पॉजिटिव बन गया। तो ये पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर आ रहा है, नेगेटिव जब इधर जाएगा तो पॉजिटिव उल्टा आएगा। वही कंसेप्ट है ना, कन्वेंशन है, ठीक है। Any questions? Any confusion? Anybody? No sir, no sir. Potential difference is clear. सिंपल सी बात कि भाई इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा उसका ऑपोजिट में कन्वेंशनल करंट फ्लो करेगा। कन्वेंशनल करंट कुछ अलग चीज है नहीं, कन्वेंशनल करंट हमारा एजम्पशन है कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। और वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में फ्लो करेगा। हायर पोटेंशियल मतलब पॉजिटिव को हम पकड़ रहे हैं। अब पॉजिटिव टर्मिनल कब बनेगा? जिसमें इलेक्ट्रॉन कम होगा, वही ना पॉजिटिव बन रहा है। कॉपर का जो प्लेट लगा है उसमें क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, तब जाके वो पॉजिटिव बन रहा है और इसी को हम हायर पोटेंशियल बोल रहे हैं। और उल्टा बोल रहे हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम बोल रहे हैं कि करंट, है ना। तो दिस इज जस्ट कन्वेंशन। क्लियर? तो हमने क्या किया था यहाँ पे, हमने क्या किया कि दो प्लेट लगा दिए, एक कॉपर का और एक जिंक का लगाए और एक कॉपर का प्लेट लगाए और ये दोनों प्लेट को H2SO4 एसिड के अंदर डाल दिए। जो आपके घर पे जो बैटरी है, जो इन्वर्टर है, उसमें क्या है? आप एसिड डालते हो, आप पानी डालते हो उसमें, है ना। तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट है, वही इलेक्ट्रोलाइट है। और जो प्लेट्स होते हैं, एक कॉपर है एक जिंक है। अब क्या हो रहा है कि कॉपर में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है ड्यू टू द इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के वजह से इलेक्ट्रॉन्स निकल के
जिंक पे जा रहा है, ऐसे ही तो नहीं जाएगा ना, कुछ एक रिएक्शन होगा तभी जाएगा इलेक्ट्रॉन फ्लो होके। अब इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करेगा कॉपर से आपके जिंक प्लेट में, और वो क्या करेगा यहाँ पे जिंक के सरफेस पे जाके, अब अंदर तो घुसेगा नहीं, सरफेस पे ही जमा होगा, चार्ज इज द सरफेस प्रॉपर्टी, वो जाके सरफेस पे लगेगा। एक टाइम के बाद जिंक सेचुरेटेड हो जाएगा, कॉपर सेचुरेटेड हो जाएगा, फिर और निकलेगा नहीं। अब आपका ये चार्ज कंप्लीट हो गया, आपका बैटरी क्या, इन्वर्टर क्या दिखाएगा, बैटरी फुल है ना, चार्ज फुल हो गया है। आपका मोबाइल का चार्जर क्या दिखाता है, बैटरी फुल, कि उसके बाद और जगह नहीं है। अब जब आप उसके उस दो टर्मिनल जो मिल गया आपको, एक पॉजिटिव टर्मिनल मिल गया, एक निगेटिव टर्मिनल, उसमें जब आप कोई एक लोड कनेक्ट कर रहे हो, चाहे वो मोबाइल लगा रहे हो, लाइट लगा रहे हो, फैन लगा रहे हो, कुछ भी लगा रहे हो, जब आपने लगाया तो क्या हुआ कि उसको एक एक्सटर्नल क्लोज पाथ मिल गया। क्योंकि ये देखो यहाँ पे और एक चीज थोड़ा सा समझना है कि जब जिंक, अब क्या हो गया कि जिंक में नेगेटिव ज्यादा हो गया है ना, जिंक बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड, इसमें तो जिंक में क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स पूरा आ गया। और कॉपर क्या हो गया, कॉपर से इलेक्ट्रॉन्स निकल गया तो कॉपर बन गया पॉजिटिवली चार्ज। ये मेरा कॉपर का प्लेट है, इसमें इलेक्ट्रॉन कम है, कम हो गया, तो कम हो गया, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये बन गया पॉजिटिवली चार्ज और ये जिंक बन गया मेरा नेगेटिवली चार्ज। अब तो क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो क्या ये इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं आ सकता है फिर से, ये तो पॉजिटिव है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आएगा जिंक से, जब मैं एक्सटर्नल सर्किट कनेक्ट ही नहीं कर रहा हूँ, फिर से आके बैलेंस कर दे। हमेशा फ्लो होता है ना कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में, तो यहाँ पे तो कॉपर में अभी कम हो गया कंसंट्रेशन, क्यों नहीं आएगा बताओ? केमिकल रिएक्ट उस तरफ से नहीं कर रहा होगा, क्योंकि ड्यू टू दिस इलेक्ट्रोलाइटिक इफेक्ट, क्योंकि यहाँ पे H2SO4 है, ये कंसंट्रेशन जब इलेक्ट्रॉन्स कॉपर से जिंक में गया, इसलिए नहीं गया कि यहाँ पे कंसंट्रेशन डिफरेंस था, इसलिए गया क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन हुआ है ना। अगर वो इसलिए जाता कि नहीं भाई कॉपर को रख दिया, जिंक को रख दिया, और कॉपर में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है तो फिर दोनों ने शेयर कर लिया, तो फिर जब कॉपर में कम इलेक्ट्रॉन हो गया, जिंक में ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया, तो जिंक से फिर से कॉपर में चला जाता इलेक्ट्रॉन्स, बैलेंस कर देता, फिर दोनों न्यूट्रल बन जाते। लेकिन इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन डेविएशन की वजह से तो नहीं फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स इज फ्लोइंग ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन, वो फोर्स, इलेक्ट्रोकेमिकल फोर्स जो है उसके वजह से इलेक्ट्रॉन्स को इधर से जिंक में चला गया। अब जिंक से कॉपर पे आएगा नहीं थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, अब कब आएगा, जब हम कुछ एक एक्सटर्नल सर्किट इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। जब हमने सर्किट एक्सटर्नल कनेक्ट कर दिया तो वो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, एक्सटर्नली वो आके फिर से कॉपर में आ रहा है, और H2SO4 बैठा हुआ है कि भाई मैं तेरे यहाँ पे जमा होने नहीं दूंगा, फिर से उठा के वो जिंक में दे रहा है, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस एक प्रोसेस शुरू हो गया, और ये जो फोर्स क्रिएट कर रहा है कंटिन्यूअसली, इलेक्ट्रोलाइट इज क्रिएटिंग सम फोर्स कंटिन्यूअसली, दैट फोर्स इज कॉल्ड योर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, दैट पर्टिकुलर फोर्स इज योर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। वो जो कंडक्टर है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब जैसे आपने ये बोला कि कॉपर के इलेक्ट्रॉन्स है वो जिंक में जा रहे हैं, अब जब हमने एक्सटर्नल सर्किट कनेक्ट किया तो उस कंडक्टर के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी कॉपर की तरफ जाएंगे ना, मतलब सिर्फ ये नहीं, सिर्फ जो कॉपर से निकले हुए इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ वही जिंक पे नहीं होंगे, वो जो कंडक्टर के भी इलेक्ट्रॉन्स है वो भी कॉपर पे जाएंगे। आ रहे और मजा आएगा, अभी और बाकी है, बहुत बाकी है, आएगा। कौन सा इलेक्ट्रॉन किधर मूव हो रहा है वो भी समझेंगे, रुक जाओ, यहाँ पे और बहुत सारा चीजें खेला है, समझाएंगे। तो पहले इतना तो समझ गए अभी कि भाई कॉपर से निकल के जिंक प्लेट में जमा हो रहा है, जब तक एक्सटर्नल सर्किट नहीं लगाओगे तो जिंक निगेटिव बन के बैठेगा, कॉपर पॉजिटिव बन के बैठेगा। जब हमने एक्सटर्नल सर्किट कनेक्ट कर दिया तो इसको एक पाथ मिल गया है एक्सटर्नली कि इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू किया, जैसे कॉपर में फिर से इलेक्ट्रॉन आया वो कॉपर से निकाल के फिर से जिंक पे दे रहा है, कौन दे रहा है, इलेक्ट्रोलाइट दे रहा है, H2SO4 केमिकल रिएक्शन, फिर से ये एक रोटेशन बन गया और हम बोल रहे हैं कि भाई एक करंट फ्लो होना शुरू हो गया। अब ये जो करंट फ्लो हो रहा है निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, वो क्या फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, तो हम इसको बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। अब कन्वेंशनल करंट, जब हम कुछ प्रोसेस
करना चाह रहे हैं, तो फिर हम बोल रहे हैं यार कन्वेंशनल करंट किधर से फ्लो हो रहा है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है उसके ऑपोजिट में पॉजिटिव करंट फ्लो हो रहा है, ऐसा हम पकड़ रहे हैं, ऐसा हम पकड़ रहे हैं. इट इज जस्ट ए कन्वेंशन, दैट इज व्हाई वी कॉल्ड इट कन्वेंशनल करंट. पॉजिटिव चार्ज कहीं पे फ्लो नहीं हो रहा है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि कन्वेंशन पॉजिटिव चार्ज इधर से जा रहा है, उल्टा जा रहा है. हाँ हेलो हेलो, हाँ बोलिए, कोई बोल रहा है कुछ नहीं? तो इतना क्लियर हो गया ना? इलेक्ट्रॉन फ्लो ऑपोजिट टू द कन्वेंशनल करंट. इलेक्ट्रॉनिक फ्लो इज ऑपोजिट टू द कन्वेंशनल करंट. हाँ सही है, ठीक है. अब हम क्या कर रहे हैं कि जो हम सर्किट हमने कनेक्ट किया उसी का थोड़ा सा एनालिसिस करके देख रहे हैं कि भाई जब हम वोल्टेज लगा रहे हैं यहाँ पे, तो वोल्टेज लगाते हैं तो एक्सटर्नल सर्किट का एक रेजिस्टेंस आ रहा है, तो उस एक्सटर्नल सर्किट में एक पोटेंशियल ड्रॉप होता है. अब अगर रेजिस्टेंस लगाते हो तो जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा V = I × R, है ना? उसी के हिसाब से करंट फ्लो हो रहा है कि जितना रेजिस्टेंस होगा इस सर्किट का और जितना वोल्टेज आप लगाओगे उसी के हिसाब से करंट जाएगा. आप रेजिस्टेंस बढ़ाओ करंट घटेगा, आप रेजिस्टेंस को बढ़ा दो करंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और रेजिस्टेंस को कम कर दो करंट बढ़ जाएगा, वोल्टेज अगर कांस्टेंट है तो, है ना? और हमने देखा है कि जब भी हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो हम कभी कभी बैटरी में एक स्मॉल आर देते हैं जिसको हम बोलते हैं इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है. ये इंटरनल रेजिस्टेंस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन इधर को जा रहा है तो ये बैटरी का जो इलेक्ट्रोलाइट है इसके वजह से जो रेजिस्टेंस यहाँ पे ओकरेंस हो रहा है उस रेजिस्टेंस को हम बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस बोल रहे हैं. फ्री फ्लो तो नहीं हो रहा है, या फिर इसके थ्रू जब पास हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स तो फिर वहां पे जो कोलिशन क्रिएट हो रहा है बैटरी के अंदर उसको हम उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बोल रहे हैं. क्लियर? चेक लिखा है क्या? व्हाट इज EMF ऑफ H2SO4? H2SO4 का EMF नहीं होगा. H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट है. वो आप कौन सा कितना बड़ा प्लेट कॉपर का लगाते हो और कितना बड़ा प्लेट आप जिंक का लगाते हो और कितना कंसंट्रेटेड H2SO4 आप वहां पे यूज कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि EMF कितना जनरेट होगा. कि मेनली डिपेंड करेगा आपका प्लेट का जो साइज है, प्लेट का जो एरिया है उसके ऊपर. इसीलिए जब आप एक 12 वोल्ट का बैटरी लेते हो या फिर एक 24 वोल्ट का बैटरी लेते हो तो उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा होते हैं ना. जितना नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा होते हैं इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ प्लेट्स ज्यादा है. नंबर ऑफ प्लेट ज्यादा है मतलब नंबर ऑफ सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ज्यादा है. टोटल सरफेस एरिया ज्यादा है तो फिर ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो कर पा रहा है. उसी के हिसाब से EMF डिफाइन होता है. ठीक है? H2SO4 का पर्टिकुलर EMF क्या होगा, है ना? ऐसा सुना है H2SO4 की वजह से मतलब वो EMF क्रिएट होता है. क्रिएट होता है कि वो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन को शुरू करता है. नहीं तो कॉपर और जिंक में बैठा रहेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के, वो जाएगा नहीं एक दूसरे के पास, है ना? ये पकड़ के ठेल के दे देता है. H2SO4 सर मेरा एक सवाल है. हाँ बोलिए सर डीसी बैटरी पे तो हम लोग केबल कनेक्ट करते हैं नेगेटिव टर्मिनल में पॉजिटिव टर्मिनल में, तो हम लोग ये झटका नेगेटिव टर्मिनल में मारता है. दैट मींस करंट नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, फिर भी हम लोग को मान के चलना पड़ेगा कि करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. हाँ है ना सर? हाँ, हम मान के चल रहे हैं कि करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव के डायरेक्शन पे जा रहा है. कन्वेंशनल करंट मतलब पॉजिटिव करंट, या फिर आप बोल दो कि पॉजिटिव करंट. जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है वो क्या करंट है, नेगेटिव करंट है. इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो फिर इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो हो रहा है उसको हम बोल रहे हैं कि नेगेटिव करंट है, इलेक्ट्रॉनिक करंट. तो हम बोल रहे हैं कि भाई नेगेटिव करंट जिस तरफ से जा रहा है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव करंट जा रहा है, उसी फ्लो पे, है ना? तो यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया. अब आगे बढ़ते हैं, बाकी आएगा और सवाल आएगा और मजा आएगा इसको समझने में. अब क्या कर रहे हैं कि हमने देखा कि भाई वोल्टेज लगाया तो यहाँ पे एक पोटेंशियल ड्रॉप होता है V = I × R,
और जब हम इसको सीरीज में पकड़ रहे हैं कि भाई अगर 2-3 रेजिस्टेंस है या फिर 2-3 इक्विपमेंट है और सब सीरीज में लगा दिए हैं तो और एक पोटेंशियल एक बैटरी लगाए हैं तो क्या सब में बराबर पोटेंशियल मिलेगा? कि हमने यहाँ पे एक 10 ओम का इक्विपमेंट लिया और एक अननोन रेजिस्टेंस ले लिया था R तो और लगा दिया था 220 वोल्ट, तो क्या दोनों में 220 वोल्ट मिल रहा है? क्या नहीं मिल रहा है। कितना मिल रहा है? कि हमने पकड़ा था कि इसमें करंट जा रहा है 5 एम्पियर, हमने पकड़ लिया था कि 5 एम्पियर का करंट जा रहा है, 220 वोल्ट हमने बैटरी लगाया तो 10 ओम में कितना कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा? 50 वोल्ट ड्रॉप होगा। और अगर 10 ओम में 50 वोल्ट ड्रॉप होता है तो जो अननोन रजिस्टर है या फिर जो अगला सर्किट एलिमेंट है वहां पे कितना वोल्ट ड्रॉप होगा? वहां पे 170 वोल्ट ड्रॉप होगा, 220 माइनस 50 वोल्ट। अब ये अगर हमको पता है कि अननोन रेजिस्टेंस के अक्रॉस में 170 वोल्ट ड्रॉप होता है कब? जब 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो हम इससे ये निकाल सकते हैं कि इसमें रेजिस्टेंस कितना है, V = IR, तो हमको मिल गया कि 34 ओम। उसके बाद हमने ये डिस्कस किया अगर इस 34 ओम को हम 100 ओम से रिप्लेस कर दे तो क्या देख रहे हैं कि V = IR अगर लगाते हैं कि करंट पास कर रहा है 5 एम्पियर, हमने लगा दिया रेजिस्टेंस 100 ओम, तब तो यहाँ पे 500 वोल्ट ड्रॉप हो जाता है, जबकि हमने लगाया है 220 वोल्ट, तो 500 वोल्ट कैसे ड्रॉप हो सकता है यार यहाँ पे? तो कुछ तो गलत है। तो गलत कुछ नहीं है, जब हम 100 ओम से रिप्लेस कर दे रहे हैं 34 वोल्ट को तो यहाँ पे 5 एम्पियर फ्लो ही नहीं करेगा, यहाँ पे फ्लो करेगा 2 एम्पियर करंट। V = IR लगाओ कि 100 ओम प्लस 10 ओम, तो 110 ओम हो गए रेजिस्टेंस, तो करंट कितना फ्लो करेगा? 220 वोल्ट तो कांस्टेंट है, 220/110 है ना। सो 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। अब जब 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है तो क्या मेरा जो पहले का 10 ओम का रेजिस्टेंस था वहां पे 50 वोल्ट ड्रॉप कर रहा है क्या? अब नहीं कर रहा है। अभी कितना वोल्ट ड्रॉप कर रहा है वहां पे? 20 वोल्ट, 2 × 10 IR। अब 20 वोल्ट ड्रॉप करेगा इसमें 10 ओम में, और यहाँ पे कितना वोल्ट ड्रॉप हो जाएगा मेरा? 2 एम्पियर इंटू 100 ओम, सो 200 वोल्ट ड्रॉप करेगा। दोनों को मिलाओ 220 वोल्ट मिल गया फिर से। क्लियर है ना भाई? सही है सर, एकदम यस मस्त लगा। देखो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मक्खन जैसा है अगर आप समझ के पढ़ते हो, नहीं तो बड़ा दिक्कत आएगा। अब एक मजेदार सवाल करते हैं। हम लोग जानते हैं कि करंट कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का, एक होता है डीसी और एक होता है एसी। अभी मैं प्रदीप के सवाल पे आ रहा हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सिर्फ कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्लो कर रहा है कि जो प्लेट में इलेक्ट्रॉन्स है वही फ्लो कर रहा है, कैसे हो रहा है ना, इस पे आ रहे हैं। अब देखो डीसी करंट होता है, एसी करंट होता है। डीसी में हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन से एक टर्मिनल से निकला और वो चलते 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 फिर से पॉजिटिव टर्मिनल पे आके रुक गया, फिर उसको H2SO4 ने पकड़ा, उसका गर्दन पकड़ के ठेल दिया, फिर तू जा इधर, कहाँ आ रहा है, फिर से वो निकला इधर से घूम के इधर आ रहा है ना। तो आप बताओ कि आप जब कभी भी स्विच ऑन करते हो किसी भी सर्किट का, जैसे ही स्विच ऑन किए लाइट तुरंत जलता है, तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है, समझना मेरी बात को, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है उस इलेक्ट्रॉन का स्पीड कितना होगा? 10 to minus 10. समझ रहे हो कि हम जब जैसे ही किसी भी सर्किट में, चाहे वो कितना भी लंबा तार है, कितना भी दूर रखा हुआ है इक्विपमेंट, जैसे ही आप बटन्स को ऑन करते हो, सर्किट को क्लोज करते हो, तुरंत जल जाता है, 1 सेकंड का भी डिले नहीं है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन जो इस टर्मिनल से शुरू किया वो घूम के आ रहा है, इतना फास्ट मूव हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है, इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है वो कितना होगा? लाइट के वेलोसिटी से ज्यादा होगा कि कम होगा कि बराबर होगा? इतना बता दो।
इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी? इससे ज्यादा होएगा। ज्यादा होगा। लाइट से ज्यादा होगा? ना कम ज्यादा हो होगा। लाइट से ज्यादा किसी चीज का स्पीड है अभी तक हमको मिला है? नया नया हाँ नया हाँ है ना? लाइट से कम कम हो होगा। कम लाइट से कम होगा। अगर लाइट से कम, लाइट से अगर कम होता है तो जैसे हम यहाँ पे स्विच ऑन करते हैं तुरंत लाइट जलता दिखता है हमको, तब तो डिले होना चाहिए था ना? होता है ना सर, ट्यूबलाइट डिले होता है हमारा। अरे ट्यूबलाइट होता है यार, वहां पे चौक रहता है, बाकी लाइट का बात करो ना। कि जैसे LED हम, हाँ एलईडी को इधर स्विच दिया उधर जल गया। अगर लाइट के वेलोसिटी से कम होता है तो इलेक्ट्रॉन इतना जल्दी पहुंचा कैसे वहां? वेयर का इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्टर का जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं। सबसे मजेदार चीज ये है कि इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी होता है वो बहुत 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 ज्यादा स्लो होता है। इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी मतलब मिलीमीटर इन ईयर्स कितना होगा? तो इतना स्लो। मिलीमीटर इन ईयर्स तो चलता ही नहीं है मतलब। अब इलेक्ट्रॉन का साइज भी तो देखो बेचारे का, उसके लिए 1 mm का मूवमेंट कितना बड़ा चीज हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है कि प्रोपागेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, समझना बात को, प्रोपागेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फिर प्रोपागेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हम बोलते हैं, that propagation, the velocity of the propagation of electrons is equal to the speed of light. जो प्रोपागेशन होगा वो इलेक्ट्रॉन्स का जो प्रोपागेशन होगा दैट इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट। लेकिन इलेक्ट्रॉन, इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है वो बहुत कम है, और वो जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन्स का, इसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जब आप कोई बैटरी कनेक्ट नहीं करते हो तो जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स के स्पीड को क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है। और जब हम बैटरी लगा रहे हैं तो क्या इसका ये जो इलेक्ट्रॉन है इतना स्लो मूव कर रहा था, क्या वो फास्ट हो जाता है? नहीं, इलेक्ट्रॉन्स का स्पीड चेंज नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है कि प्रोपागेशन चेंज हो रहा है। अब हमारा ये जो पूरा सर्किट है, द एंटायर सर्किट इज ए ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जरूरी नहीं है कि यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन निकल के चल के ट्रेन पकड़ के आके यहाँ पे पहुंचे, है ना? इधर से एक इलेक्ट्रॉन इतना मूव किया तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर से आ गया। क्लियर? अब देखो, अगर ऐसा ही पकड़ते हैं, अगर यही समझते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन इधर से चल के इधर आ रहा है, तो एसी में क्या होता है? एसी करंट में इट रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन, मतलब वो अपना पोलैरिटी चेंज करता रहता है ना? तो जब पोलैरिटी चेंज करता है तो ये इलेक्ट्रॉन जब इधर से, जब यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव है, तो पकड़ लो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, यहाँ से इधर इस तरफ मूव कर रहा है, नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड की तरफ, और फिर अगले ही पल ये वाला नेगेटिव बन जाता है, ये पॉजिटिव पोलैरिटी होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन फिर से इधर मूव करेगा। तो जितना इधर गया था उतना हाफ साइकिल में फिर से इधर आ गया, तो ये तो अपने जगह पे रहा, फिर इलेक्ट्रॉन मूव कैसे हुआ, है ना? तो ये इलेक्ट्रॉन वहां पे वाइब्रेट करता है, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन निकल के आके चल रहा है। तो और ये जो, क्योंकि ये ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, हर एक इलेक्ट्रॉन भरपूर है, तो जो प्रोपागेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, that propagation of electricity is the speed, velocity of the propagation of the electricity is equal to the speed of light. लेकिन इलेक्ट्रॉन का स्पीड जो है वो लाइट के स्पीड के बराबर नहीं है। क्लियर? ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत कम है, वो हम देखेंगे, हम फॉर्मूला निकालेंगे तब देखेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कि कितना स्लो है, कैसे होगा। Am I clear? यस सर। मतलब सर डीसी के लिए आपने ये बोला कि जैसे वो नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा, अगर वन, जस्ट फॉर एग्जांपल कि 0.1 mm अगर एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से साइड से थोड़ा हिला, तो वही 0.1 mm का इलेक्ट्रॉन
पॉजिटिव साइड पे जो एकदम नियर टू पॉजिटिव होएगा वो 0.1 Exactly. mm इस तरफ आएगा. दिस इज Exactly. फॉर डीसी. ओके, जो स्ट्रेट करंट है. बट फॉर एसी यही चीज, जैसे अभी पोलैरिटी चेंज होती है, पहले ये नेगेटिव रहेगा वो पॉजिटिव ये नेगेटिव. तो ये इलेक्ट्रॉन पहले जो 1 mm जिस पूरा एकदम कनेक्टेड है 1 mm, कोई भी सारे इलेक्ट्रॉन थोड़े इधर हिलेंगे तो फिर वही सारे इलेक्ट्रॉन थोड़े वापस रिवर्स डायरेक्शन में लेंगे. तो वो एसी. ये पकड़ रहे हैं हम लोग, ये अपना पूरा सर्किट है और ये क्या है, ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन से भरपूर है ना. अब इलेक्ट्रॉन जब इधर से इधर को मूव हो रहा है तो फिर इधर से इधर भी तो आ रहा है ना. सर आप ड्रॉ करो, कुछ दिख नहीं रहा है. स्क्रीन दिख रहा है. हाँ स्क्रीन दिख रहा है सर. अच्छा, तो मैं बोल रहा था कि यहाँ पे पकड़ लो, ये तो पूरा भरपूर है ना इलेक्ट्रॉन से. हाँ, ये तो भरपूर है ना इलेक्ट्रॉन से. तो जरूरी है क्या ये 1 नंबर जो इलेक्ट्रॉन है वही घूम के यहाँ पे आएगा तब जाके करंट पास होगा? नहीं है ना. तो इधर से इधर, यहाँ से जब एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो इधर से एक इलेक्ट्रॉन आके घुस रहा है इसी बैटरी के अंदर, कंटिन्यूअस होता रहेगा. ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन वो डीसी के टाइम में तो वो एक इसका ड्रिफ्ट हो रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसका जगह ले रहा है. वो समझ में आता है. एग्जैक्टली. हाँ, पर वो एसी का जो है वो तो वाइब्रेट कर रहा है ना, आपने बोला अभी. तो वो कैसे, मतलब वो कैसे फ्लो हो रहा है? इसका प्रोपागेशन और मजेदार है. अब देखो यहाँ पे ये तो समझ में आता है, डीसी के केस में हमको समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइट है और केमिकल रिएक्शन हो रहा है तब जाके यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इधर को छोड़ दे रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है. लेकिन एसी के केस में हमको ये समझ में नहीं आता है कि यार ये तो वाइब्रेट कर रहा है अपनी जगह पे, तो एक बार इधर जा रहा है एक बार इधर जा रहा है. अब देखो एसी के केस में ईएमएफ भी तो नहीं होता है. ये जो ईएमएफ हम बोलते हैं ये ईएमएफ एग्जैक्टली होता है आपका केमिकल रिएक्शन में. एक फोर्स कहीं पे एक फोर्स लगा रहा है केमिकल, है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक फोर्स. लेकिन एसी में तो क्या कर रहे हो आप एक मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉइल को घुमा रहे हो. एक मैग्नेटिक फील्ड में आप कॉइल को घुमा रहे हो. अब इसी के साथ आपका पूरा का पूरा सर्किट कनेक्टेड है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जब इसके ऊपर एक्ट कर रहा है, कंडक्टर के ऊपर जब मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रहा है तो ये काफी मतलब मजेदार चीजें है. जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा ना तो यहाँ पे जाके देखोगे कुछ प्लस मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स एक साइड में जाके जमा हो जा रहा है, एक साइड में पॉजिटिव मतलब कंसंट्रेशन लो हो रहा है तो उधर पॉजिटिव बन रहा है, फिर से उधर नेगेटिव बन रहा है. और इस इफेक्ट का कुछ नाम था हॉल इफेक्ट आई थिंक, कुछ एक मैं थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ यहाँ पे. तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोपागेशन होता है ना ये कंडक्टर के अंदर एसी के चलते, ये थोड़ा डिफरेंट है. यहाँ पे ईएमएफ की वजह से नहीं हो रहा है. ठीक है. ये मैग्नेटिक फील्ड में अगर कंडक्टर रख देते हैं तो कंडक्टर में तो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है ना मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की वजह से. मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप कंडक्टर रखते हो तो फिर क्या होता है सर? वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की वजह से कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होता है. ये ऐसा लॉ है? नहीं है, कहीं पे नहीं लिखा है. और ये जो मतलब एक मिनट प्रदीप एक मिनट पहले इनका जो सवाल है इसको थोड़ा सा और डिटेल्स में सॉल्व करें कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम कंडक्टर रखते हैं तो फिर ईएमएफ क्रिएट होता है ना? यस सर. नहीं होता है, कोई लॉ नहीं है सर. अगर किसी कॉइल में कंडक्टर में नहीं कॉइल में, ठीक है, कॉइल में और कंडक्टर में अंतर है. कंडक्टर मतलब एक सिंगल स्ट्रैंड, ठीक है. अगर किसी कॉइल में, कॉइल मतलब एक लूप, हर एक चीज का अलग अलग मतलब होता है यहाँ पे. अगर किसी लूप में जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखते हो, बोलो मतलब अगर मतलब वो कंडक्टर अगर कनेक्टेड होगा तभी मतलब करंट फ्लो होगा. नहीं, अगर कनेक्टेड होगा सर्किट तब जाके करंट फ्लो करेगा. ईएमएफ तो जनरेट होना चाहिए. ईएमएफ कब जनरेट होगा? एक मैग्नेटिक फील्ड है और मैंने इस मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉइल रख दिया
क्या ईएमएफ जनरेट होगा? Yes. नहीं फिर होगा। मूव करना पड़ेगा। फ्लक्स चेंज होना पड़ेगा। जब तक ये हाँ। फ्लक्स देखो, फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या बोल रहा है? फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस। अगर वेरी करता है फील्ड या फिर फ्लक्स, अगर वेरी नहीं करता है, चेंज नहीं होता है, तब Yes. तक आपका ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। अगर फील्ड स्टडी है, कॉइल स्टडी है, नो ईएमएफ इज जनरेटेड। कॉइल मूव कर रहा है, फील्ड स्टडी है, ईएमएफ जनरेट हो रहा है। कॉइल स्टडी है, फ्लक्स मूव कर रहा है, ईएमएफ जनरेट हो रहा है। समझ रहे हो? चलो इसमें आते हैं, हम डाइवर्ट हो जाएंगे, ये काफी बड़ा ये है, फिर भूल जाएगा सारा चीज। ठीक है, थोड़ा सा एक सिस्टमेटिक जाना पड़ेगा, नहीं तो सारा चीज गड़बड़ हो जाएगा। तो हमने अभी तक डीसी में देखा कि भाई ईएमएफ के वजह से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है उसी को हम करंट बोल रहे हैं। करंट का डिवीजन हमने देखा कि करंट फ्लो होता है पोटेंशियल डिफरेंस के चलते, ये करंट फ्लो हो रहा है। और जब हम कहीं पे भी एक पोटेंशियल ड्रॉप डिफरेंस लगा रहे हैं, और उसमें जितने सारे लोड होते हैं, हर एक लोड पे एक पोटेंशियल ड्रॉप होता है, वोल्टेज का ड्रॉप होता है। जब हम सीरीज में लगाएंगे तो हर एक इक्विपमेंट में क्या होगा कि एक एक इक्विपमेंट के बाद उसका वोल्टेज जो है कम होता जाएगा, है ना। इसीलिए हम क्या करते हैं, क्या बोल रहा था मैं, जो वोल्टेज ड्रॉप होगा। अब मेरे को इतना बताओ कि आपका जो घर का वायरिंग का कनेक्शन है, जितने सारे लोड है, वो सीरीज में है कि पैरेलल में? पैरेलल में। पैरेलल। आप समझ में आया क्यों पैरेलल लगाते हैं? हाँ, Yes. क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। मतलब अगर इस लाइट हाँ। में इस ट्यूबलाइट की या इस फैन की फुल कैपेसिटी नियर अबाउट अगर 500 आरपीएम है, दो फैन लगे हैं, दोनों की 500 आरपीएम है, और एक को मेरे को क्या बोलते हैं, 500, दोनों को सेम रोटेट कराना है 500 आरपीएम। 230 वोल्ट होता है। हाँ, तो ये दोनों को हाफ हाफ कर देंगे, तो ये वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे 220 के हिसाब से अगर ये 110 होगा, वहां पे 110 होएगा, तो नहीं चलेगा। मतलब एम्पियर्स चेंज हो जाएंगे, करंट भी चेंज हो जाएगा, ये सब बदल जाएगा। नहीं, करंट क्यों चेंज होगा? इक्विपमेंट बर्न होगी। करंट चेंज नहीं होगा, पोटेंशियल वोल्टेज जो है, वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। वोल्टेज ड्रॉप हुआ सर, मतलब हाँ, सीरीज में वोल्टेज लगाया, शेयरिंग हो जाएगा। तो हाँ वोल्टेज शेयर हो गया, तो फिर ऑब्वियसली सर, अगर वो मैंने सप्लाई 220 वोल्ट दिया है, तो इधर 110 होगा, उधर 110 होएगा, पर इसका रिक्वायरमेंट लिखा होएगा कि इसको 220 चाहिए ही चाहिए, तो फिर ये तो कम आरपीएम पे घूमेगा ना, और वो भी कम आरपीएम पे घूमेगा। एग्जैक्टली। अगर दोनों सेम लगा रहे हो, दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, तो दोनों में अगर सेम टू सेम आइडेंटिकल है, तो क्या हो रहा है, वोल्टेज हाफ हो जा रहा है, लेकिन जो करंट है दोनों में सेम करंट ही फ्लो हो रहा है। ठीक है, एनीवेज, तो टाइम क्या हो गया? 8:15, 8:15 हो गया। ठीक है, और थोड़ा कर लेते हैं, है ना। और सर मुझे इससे ये भी पता चला है कि सिर्फ ये जो हमने बैटरी और जिंक और कॉपर ये वाला किया है, दिस इज फॉर ओनली डीसी। वी लर्नड हाउ डीसी करंट इज प्रोड्यूस्ड। एग्जैक्टली। और क्या चीजें हैं। और यार बैटरी से तुम ऐसी प्रोड्यूस कर पाएगा? नहीं ना, ऑब्वियसली ना। अच्छा, नहीं कर पाएगा तो फिर घर पे तुम बैटरी क्यों लगाता है? डीसी से ऐसी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा तो फिर बैटरी क्यों लगाता है फिर? वो तो कन्वर्टर होता है ना सर, इन्वर्टर। सॉरी, यहाँ इन्वर्टर होता है ना। डीसी टू एसी बनाता है। हाँ, डीसी टू एसी कैसे बनाते हैं? इन्वर्टर लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट यूज कर रहे हैं। अच्छा, एसी टू डीसी बनाने के लिए क्या लगाते हो? रेक्टिफायर, मर्क्यूरी आर्क रेक्टिफायर, कन्वर्टर। सो भाई एक चीज समझ लो, दो तरीके का करंट हमको मिला, एक डीसी करंट मिला, एक एसी करंट मिला।
डीसी करंट के लिए हमने बैटरी बनाया, बैटरी में क्या लगाया, इलेक्ट्रोलाइट लगाया, इलेक्ट्रोलाइट की वजह से ईएमएफ आया, ईएमएफ की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट आया, और जब हमने एक्सटर्नल सर्किट कनेक्ट किया तो फिर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो शुरू हुआ, और वो जो इलेक्ट्रॉनिक करंट फ्लो हो रहा है उसके ऑपोजिट में हम पकड़े कि मेरा पॉजिटिव करंट फ्लो कर रहा है ना, और इसी को हम बोलते हैं कि करंट। तो करंट इज इक्वल टू एम्पियर, एम्पियर इज इक्वल टू कूलम पर सेकेंड। आज के बाद किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि अगर मैं करंट बोल रहा हूँ कि मेरा इस सर्किट पे 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब इसमें 5 कूलम पर सेकेंड चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, और 5 कूलम अगर चार्ज फ्लो हो रहा है तो कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है वो भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि 1 कूलम चार्ज इज इक्वल टू कितना था, 1 कूलम चार्ज इज इक्वल टू कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 6.24 into 10 raised to 18, 10 to the power of 18। ये याद नहीं था मुझे, अभी परफेक्ट याद हो गया। इसको भूलो मत, ये एकदम इजी चीज है। 6.242 into 10 to the 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 1 कूलम चार्ज, उतना याद हो जाना चाहिए, और इसका मतलब यही होता है। हाँ बोलो सर, वोल्टेज और करंट एक साथ कैसे चलते हैं, मतलब वो कंफ्यूजन है। सारा कंफ्यूजन क्लियर होगा, अभी तक जितना किया उसका तो कंफ्यूजन क्लियर हो गया ना। आप पकड़ लो, आप थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस को समझते हैं, ठीक है। पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को समझने की कोशिश करते हैं। पहले पकड़ लो, यहाँ पे एक चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है। अब काइंडली कोई एनोटेट कर रहा है ना, ना करे, क्योंकि सबको दिखता है वो एनोटेट, आपके स्क्रीन पे ही नहीं रहता है, सो प्लीज एक्स्ट्रा एनोटेशन नहीं चाहिए। एनीवेज पकड़ लो, यहाँ पे एक चार्ज हमने रख दिया प्लस क्यू, और एक चार्ज लेके आते हैं प्लस क्यू, ठीक है। अब क्या होगा कि ये दोनों चार्ज जब एक दूसरे के करीब में आएगा तो क्या होगा, रिपेल होगा, रिपल्शन होगा, क्योंकि सेम नेचर के चार्ज से हमको पता है कि सेम नेचर का चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है। अगर रिपेल करता है और अगर ऑपोजिट का होता तो फिर वो अट्रैक्ट कर लेता, उतना भी पता है। जब रिपेल कर रहा है इसका मतलब इन दोनों के बीच में कोई एक फोर्स एक्ट कर रहा है, yes. है ना। उस फोर्स का फॉर्मूला बता सकते हो कि कितना होगा इसका मैग्नीट्यूड? K is equal to Q1 Q2 by distance between them. Q1 Q2 by R square. Q1 Q2 by R square. Q1 Q2 by R square. So this is proportional. यहाँ पे चलो ठीक है, मैं एक proportional constant K लगा देता हूँ। मतलब Q1 Q2 अपन R square इतना फोर्स दोनों के बीच में एक्ट होता है। अब देखो फोर्स का बात जब कर रहे हैं तो मेरे को बता सकते हो, जो हम बोलते हैं ना कि बीच में फोर्स लग रहा है, इन दोनों के बीच में कहाँ पे फोर्स लगेगा? उन दोनों के बीच में मतलब सर ऑब्वियसली कोई कंडक्टिंग मटेरियल होएगा जिसकी वजह से ये दोनों चार्ज अक्रॉस आए होंगे ना, मतलब अब कुछ तो ऐसा कंडक्टर होगा ना। नहीं, समझो मेरी बात को, समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। जब कभी भी हम फोर्स की बात करते हैं, फोर्स लगाते हैं ना, तो फोर्स कभी भी बीच में कहीं पे नहीं लगता है, फोर्स हमेशा उस चीज के ऊपर लगता है। एकदम बढ़िया से समझना, मतलब इस चार्ज के वजह से, इस चार्ज के ऊपर, ड्यू टू सपोज दिस इज माय Q2, दिस इज माय Q1, ड्यू टू Q2 Q1 के ऊपर फोर्स लगेगा, और वो फोर्स कितना होगा? Q1 Q2 by R square। एकदम, नहीं तो इसी सारी चीज के चलते हम लोगों का कंफ्यूजन क्रिएट होता है। जब मैं बोल रहा हूँ कि फोर्स इन बिटवीन द टू चार्जेस, इन बिटवीन द टू चार्जेस, यार बिटवीन में कहाँ पे चार्ज फोर्स है? बिटवीन में नहीं है, या तो इस चार्ज के ऊपर उस चार्ज के वजह से फोर्स है। मैं अगर यहाँ पे ये पेन है और इसके ऊपर अगर मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो फोर्स बिटवीन दिस पेन एंड दिस फिंगर इज दिस मच फोर्स बिटवीन, लेकिन ये बिटवीन कहाँ पे है? नहीं है। फोर्स ड्यू टू दिस फिंगर ऑन दिस पेन, एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या हो जाएगा कि जितना फोर्स ये फिंगर इस पेन के ऊपर लगा रहा है, उतना ही फोर्स ये पेन इस फिंगर के ऊपर लगा रहा है ना। सो फोर्स
ड्यू टू दिस पेन ऑन दिस फिंगर, लैंग्वेज को थोड़ा चेंज करके बात करेंगे कि फोर्स ड्यू टू फिंगर ऑन दिस पेन और फोर्स ड्यू टू पेन ऑन दिस फिंगर, देयर इज नथिंग इन बिटवीन। सो हम बोलते टाइम या फिर लिखते टाइम या फिर किताबों में जब पढ़ते हैं तो फिर ऐसा होता है कि फोर्स इन बिटवीन द टू चार्जेस। नाउ फोर्स इन बिटवीन द टू चार्जेस इज एफ। अब अगर मैं घुमा के सवाल कर दूं तो बताओ भाई कि Q2 पे Q1 के वजह से कितना फोर्स आया, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे क्या कितना हो गया, है ना। तो फोर्स बराबर होगा Q1 Q2 by R square multiplied by the proportionality constant। अब फोर्स ड्यू टू Q2 on Q1 और Q1 ड्यू टू Q1 on Q2, फोर्स बराबर होगा, जितना ये इस पे लगा रहा है उतना ही वो उस पे लगा रहा है ना। अब समझो चीज को, जब ये फोर्स एक्ट कर रहा है, अगर मैं इस Q2 को उससे दूर लेके जाता हूं, दूर कहीं पे लेके जाता हूं, जितना दूर लेके जाऊंगा R स्क्वायर के हिसाब से फोर्स कम हो जाएगा। एक टाइम के बाद ये Q1 इस Q2 के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डाल पाएगा, है ना। क्लियर? इसका मतलब क्या होता है, इससे हमको यह समझ में आता है कि इस Q1 जो चार्ज है इसका पर्टिकुलर एक रेंज है, इसका एक रेंज है, एक फील्ड है। उस फील्ड के बाहर, उस रेंज के बाहर अगर मैं Q2 को प्लेस कर देता हूं तो इसका कोई इफेक्ट इसके ऊपर नहीं आ रहा है ना। लेकिन अगर मैं इस Q2 को इस Q1 के रेंज के अंदर लेके आता हूं तो Q1 Q2 के ऊपर कुछ एक फोर्स एक्ट करेगा और सिमिलर फोर्स Q2 Q1 के ऊपर करेगा अगर वो दोनों के फील्ड के अंदर। अब Q1 का फील्ड है तो Q2 का भी फील्ड होगा। फील्ड का मतलब क्या है, एक इन्फ्लुएंस क्रिएट करेगा एक पर्टिकुलर जोन पे, वो एयर पे है, वो किसी मेटल पे है, वो हम देखेंगे। लेकिन जो भी उसका सराउंडिंग्स है, उस सराउंडिंग पे वो अपना एक इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहा है। अगर उस सराउंडिंग्स वो जितना दूर तक इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहा है उससे दूर लेके जा रहे हैं तो उसका इफेक्ट नहीं नजर आ रहा है आपको, यही तो होता है। अब देखो ये जो फोर्स हमको मिला F इक्वल टू Q1 Q2 by R स्क्वायर, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, इसको हम क्या लिखते हैं 4 पाई, क्या लिखते हो एप्सिलॉन, 4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन पे आ रहे हैं बाद में, पहले तो Q1 Q2 इसको समझते हैं। तो 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर, इतना फोर्स ये Q1 Q2 के ऊपर डालेगा। अब जितना दूर जाएगा उतना कम होता जाएगा, जितना पास आएगा उतना ज्यादा होता जाएगा। चार्ज जितना ज्यादा होगा उसका इन्फ्लुएंस उतना ज्यादा होगा, इसलिए इस पे एक्ट करेगा, है ना। क्लियर? अगर मुझे ना पता, फिर से बताता हूँ। पहला चीज हमने क्या किया, एक चार्ज, दो चार्ज लिए तो दोनों चार्ज के बीच में हमने देखा कि भाई एक फोर्स एक्ट होता है और वो फोर्स जो होता है वो होता है F इक्वल टू Q1 Q2 by 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर। तो 4 पाई एप्सिलॉन इस पे मैं आ रहा हूँ, ये तो कांस्टेंट है, इसको चलो अभी एक काम करता हूँ, अभी मैं इसको K से रिप्लेस कर देता हूँ। कोई एक कांस्टेंट ले लेते हैं एंड दैट कांस्टेंट इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, K पकड़ लेते हैं, K Q1 Q2 by R स्क्वायर। अब जितना दूर लेके जाओगे R स्क्वायर के हिसाब से वो फोर्स कम होता जाएगा, तो Q1 का इन्फ्लुएंस Q2 के ऊपर कम होता जाएगा, है ना। तो फोर्स जो एक्ट करेगा दोनों के ऊपर एक दूसरे के वजह से वो कितना होगा, वो डिपेंड किस पे करेगा, दोनों का चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, Q1 कितना है Q2 कितना है और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है ना। इसके चलते हमको ये पता चला कि भाई हर एक चार्ज का अपना एक इन्फ्लुएंशियल जोन है, तो चार्ज जितना बढ़ेगा उसका जो होराइजन है वो उतना बढ़ेगा, वो तो सिंपल सी बात है, उतना फील्ड एरिया उसका बढ़ेगा। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये अगर फोर्स है Q1 Q2 by R स्क्वायर, इतना अगर फोर्स है, वो फोर्स पर यूनिट
पर यूनिट चार्ज पे हम निकालेंगे कैसे इसको कि इसका इंटेंसिटी क्या है। पकड़ लो, मुझको निकालना है कि Q1 का इंटेंसिटी कितना है। इंटेंसिटी का मतलब है कि वो किसी भी चीज पे कितना इफेक्ट डाल सकता है। तो वो स्टैंडर्ड कैसे करेंगे, अगर मैं Q2 को 1 से रिप्लेस कर दूं कि 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे रखूं, उसके ऊपर Q1 का कितना असर पड़ता है वो होगा उसका इंटेंसिटी, है ना। सो F का इंटेंसिटी अगर मैं निकाल रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिसको हम बोलते हैं, तो इंटेंसिटी को मैं डिनोट कर देता हूं E से। तो इंटेंसिटी मतलब क्या है, फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, फोर्स अपन Q, यह हो गया इसका इंटेंसिटी। समझ रहे हो कि किसी भी यूनिट चार्ज पे उसका कितना इफेक्ट रहता है उसके फील्ड का, वो होगा उसका इंटेंसिटी, उस फील्ड का इंटेंसिटी। सर फील्ड का मतलब, सॉरी सर टू इंटरप्ट, फील्ड का इंटेंसिटी मतलब अगर वो Q1 Q2 के वो रेंज या उसके इन्फ्लुएंस के एरिया के अंदर है तब की बात हो रही है ये। नहीं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। पकड़ लो, एक Q1 है एक Q2 है। अब हमने देखा कि दोनों को पास लाते हैं तो फिर फोर्स एक्ट करता है, दूर लेके जाते हैं तो फिर इन्फ्लुएंस नहीं रहता है। इससे हमको ये पता चल गया है भाई Q1 का एक अपना जोन है, Q2 का अपना एक जोन है, दोनों का चार्ज अलग है, मैं पकड़ रहा हूँ, ठीक है। तो अपना अपना एरिया है, अपना अपना एरिया के हिसाब से वो इन्फ्लुएंस डालता है, पास लाते हैं, दोनों के फील्ड में इंटरेक्शन होता है। अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को ये जानना है कि Q1 जब अकेला स्पेस पे है तो इसका इन्फ्लुएंस कितना पड़ता है। Q2 के ऊपर अलग पड़ेगा, Q3 होगा तो फिर अलग पड़ेगा, Q4 होगा तो अलग पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ कि यार इसका खुद का दम कितना है। मैं इसको जनरलाइज्ड वे में समझते हैं कि एक लोकल गुंडा है, लोकल दादा है आपके एरिया का, ठीक है। जो भी दादा है, हर एक एरिया में रहता है कोई दादा। अब दादा का बड़ा इन्फ्लुएंस है ना, उसके पास में जाते हैं तो फिर क्या करेगा, यार मारेगा ये तो हमको पकड़ के। अब दादा का जो दम है, उस दम का एक जोन है ना, वो अगर लोकल एरिया का है तो फिर वो उसी एरिया में ही उसका दम है, वो बाहर निकल के आएगा तो फिर उसका दम है नहीं, है कि नहीं। सही बात। तो Q1 को पकड़ लो, अपना एक लोकल दादा है, तो दादा का अपना एक एरिया है, अब उस एरिया में उसका एक दम है। अब डिपेंड करेगा कि उसके सामने कौन जाता है। अगर उसके सामने मैं जा रहा हूं तो पकड़ के मैं उसको बहुत मार सकता है, लेकिन उसके सामने अगर पकड़ लो कोई एक और उससे भी बड़ा दादा आ गया तो उसका दम कम हो जाएगा उसी के एरिया में, है ना। सो ये जो दादा है अपना Q1, उसका अपना एक जोन है, अपना एक फील्ड है, उसी रेंज के अंदर आएगा तो फिर वो भौंकेगा, क्लियर। उससे बाहर जाएगा तो फिर नहीं है। अब हमको ये पता कैसे चले कि इस दादा का, हम तो उसी एरिया में बैठे हुए हैं, हमको पता कैसे चलेगा कि रियल में इस दादा का दम कितना है। हमको तो लग रहा है इतना है, तो उसका अगर इंटेंसिटी को हमको देखता है फील्ड का कि वो कितना दूर तक उसका बात लोग सुनते हैं, मानते हैं उसको, तो वो कैसे पता चलेगा कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे। अब कभी कोई ताकतवर आ रहा है तो उसके सामने इसका दम कम हो रहा है, कोई एकदम दुबला पतला सा आ रहा है उसके ऊपर उसका दम ज्यादा हो रहा है। तो हमको ये निकालना है कि इसका स्टैंडर्ड दम कितना है भाई, इसी को बोल रहे हैं कि इस चार्ज का इंटेंसिटी क्या है। क्लियर कि किसी भी पॉइंट पे इसका इंटेंसिटी, की यहाँ पे हो बाहर में हो, इसका जो जोन है उसी के अंदर इसका इंटेंसिटी कितना है। तो कैसे निकालोगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे इसका इंटेंसिटी फोर्स कितना है अप्लाई कर सकता है वो देख लेते हैं। तो F/Q हो जाएगा मेरा इंटेंसिटी, तो कितना हो जाएगा Q/r², K Q/r², ये हो गया इसका इंटेंसिटी, कि इतना दम से वो किसी भी यूनिट पॉजिटिव पे लगाता है। अब अगर यहाँ पे आप 1 कूलम चार्ज लाते हो तो फिर K Q/r² होगा, अगर 2 कूलम लाते हो तो 2 Q/r² होगा, आप अगर 10 कूलम लाते हो तो फिर 10 Q/r² होगा। इतना इंटेंसिटी उसका बढ़ता जाएगा, जितना आप चार्ज लेके आओगे उसका इंटेंसिटी उतना ही बढ़ता रहेगा, है ना। इंटेंसिटी नहीं बढ़ेगा, उतना फोर्स बढ़ेगा। सॉरी, इंटेंसिटी तो उसका सेम ही रहेगा ना, इंटेंसिटी चेंज नहीं होगा, सॉरी, है ना। यस सर। एम आई क्लियर। इसका जो इंटेंसिटी है Q1 का जो इंटेंसिटी है वो इंटेंसिटी
सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, इंटेंसिटी इसका डिस्टेंस के हिसाब से चेंज हो रहा है कि जितना इसका जो घर है उसके घर से जितना दूर वो जा रहा है उतना उसका इंटेंसिटी कम होता जा रहा है। अदरवाइज इंटेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट फॉर एट ए पर्टिकुलर पॉइंट फॉर दिस पर्टिकुलर चार्ज। अब उस पॉइंट पे, अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसका इंटेंसिटी कांस्टेंट है। अब यहाँ पे मैं कितना चार्ज लेके बैठाता हूँ, यहाँ पे मैं 2 कॉलम बिठाऊं कि 10 कॉलम बैठाऊं, इसके हिसाब से वहां पे क्या होगा, उसका फोर्स जो है वो फोर्स चेंज होता रहेगा। जितना ज्यादा मैं वहां पे चार्ज बिठाऊंगा उतना फोर्स बढ़ता रहेगा उतना टाइम्स। क्लियर? तो ये हो गया मेरा इंटेंसिटी है। मैं एक बार सिर्फ एक बार मैं बोल रहा हूँ, मतलब कि जैसे आपने बोला कि एक वो Q1 चार्ज है, उसका एक रेंज है, which is आपने बोला उसका इंटेंसिटी, ठीक है? मतलब दिस इज द मैक्स इंटेंसिटी और दिस इज द मिनिमम इंटेंसिटी। लाइक इंटेंसिटी हमेशा इंटेंसिटी एट ए पॉइंट होगा, इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट। ओके, इंटेंसिटी हम लोग उसका टोटल नहीं निकाल सकते, पर एट उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हमें मेजर करना है, हाँ, उस पॉइंट पे उसका इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। एग्जैक्टली कि और भाई पॉइंट बोलो, मतलब जैसे सपोज करो कि इस पॉइंट पे इसका इंटेंसिटी फॉर एक 1 यूनिट, अगर हम वही चीज देखेंगे एट दिस पॉइंट, अगर उस चार्ज का क्या बोलते हैं, मतलब उसकी उस पॉइंट पे, जैसे कि ये बोला कि हाँ भाई इस पॉइंट पे इसका 1 यूनिट पे इतना इंटेंसिटी है, अभी उसी पे वो 2 यूनिट पे उसका इंटेंसिटी या तो कम हो सकता है तो ज्यादा हो सकता है, वो चेंज होएगा। इंटेंसिटी पॉइंट के हिसाब से चेंज होगा। पॉइंट मतलब कि डिस्टेंस के हिसाब से चेंज हो रहा है। इसका तो चार्ज तो फिक्स्ड है, Q1 है तो फिर Q1 ही है ना? अब इस Q1 का जो इंटेंसिटी है A पॉइंट पे, B पॉइंट पे, C पॉइंट पे, D पॉइंट पे, E पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे इसका इंटेंसिटी अलग होगा। वो जितना अपने कोर से दूर जाएगा, अपने एरिया से दूर जाएगा, उसका इंटेंसिटी उतना ही कम होता रहेगा R² के हिसाब से, है ना? अब किसी भी पॉइंट पे आप A, B, C, D पॉइंट पे आप कौन सा चार्ज लाके बिठाते हो, उसके हिसाब से ही उतना फोर्स वहां पे एक्ट होगा। अगर पकड़ लो यहाँ पे एक दुबला पतला सा आदमी लाते हो तो फिर ये क्या करेगा, उतना ही कम फोर्स लगाएगा इसके ऊपर, इसको हटाने के लिए। अगर यहाँ पे एक ताकतवर बलवान 10 कॉलम का चार्ज लाते हो तो फिर ये क्या करेगा, 10 टाइम्स फोर्स लगाएगा इसको हटाने के लिए। लेकिन इस पर्टिकुलर Q1 का जो इंटेंसिटी है इस C पॉइंट पे, that will remain constant every time. इंटेंसिटी तो सेम हो रहा है, उस पॉइंट पे उसका इंटेंसिटी यही है ना? तो अब ये समझ गए कि एक पॉइंट पे इंटेंसिटी क्या होता है, मतलब एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे वो कितना ताकत लगा सकता है। क्लियर? अब हमको ये निकालना है कि भाई ठीक है, इतना तो इसका इंटेंसिटी है, तो इसका जो पोटेंशियल है या फिर इस पॉइंट पे पोटेंशियल को कैसे मेजर करेंगे। तो हम बोल रहे हैं एक काम करो, इस Q2 को यहाँ पे प्लेस करो, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले लो, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज 1 कॉलम का चार्ज ले लो और इसको किसी भी एक पॉइंट पे A, B, C, D पे किसी भी पॉइंट पे आप प्लेस करो। जितना ताकत आपको लगाना पड़ेगा, जितना वर्क डन आपको करना पड़ेगा वहां पे उस चार्ज को प्लेस करने के लिए, इसका मतलब उसका पोटेंशियल उतना है उस पॉइंट पे, उस पॉइंट का पोटेंशियल उतना है ना? क्योंकि जितना वर्क डन आपको करना पड़ेगा उतना ही ताकत तो वो चार्ज लगा रहा है ना इसको रोकने के लिए। तो जो पोटेंशियल होगा, इसका पोटेंशियल जो हम निकालेंगे V इज इक्वल टू व्हाट? V होगा कि वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। कोई भी चार्ज को जब हम किसी भी एक पॉइंट पे प्लेस करना चाहेंगे, किसी भी एक पॉइंट पे जब हम प्लेस करना चाहेंगे तो हमको कितना काम करना पड़ रहा है, उसको वहां पे प्लेस रखने के लिए कितना ताकत लगाना पड़ रहा है, कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, वही हमको दर्शाता है कि भाई Q1 का एग्जैक्टली पोटेंशियल कितना है उस पॉइंट पे, है ना? सो वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब वर्क डन का मतलब क्या होता है?
साइंस में, फिजिक्स में हम वर्क कब बोलते हैं कि फोर्स अगर लगाते हैं और कितना डिस्टेंस तक जाता है चीज, कितना हिलता है चीज, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू योर वर्क डन। तो वर्क डन का मतलब होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब F by Q का मतलब क्या हो गया, इंटेंसिटी। F by Q मतलब इंटेंसिटी इनटू R। इंटेंसिटी का मतलब क्या हो गया, KQ1 अपन R स्क्वायर इनटू R। तो इंटेंसिटी हमको कितना मिला, KQ1 अपन R, ये निकल गया आपका इंटेंसिटी। अब इस दोनों पॉइंट का आप पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा उसको निकालो तो निकल जाएगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, कौन बोल रहा है अभी बताओ। हाँ बोलो भाई। Hello sir, region around the electrical charge, region around electrical charge is called electrostatic field. Electrostatic field. क्या क्या? Region around electrical charge. हाँ Region around electrical charge. हाँ It's called electrostatic field. हाँ, ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ही है। ये और क्या है, ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है ना। स्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या है, जब चार्ज को हम लोग जब पढ़ते हैं कि चार्ज है, इलेक्ट्रिकल में जो पढ़ रहे हो जो चार्ज तो है चार्ज, ये चार्ज या तो डायनामिक स्टेट में है, जब मूव कर रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि करंट फ्लो हो रहा है, और यही चार्ज जब स्टैटिक कंडीशन में है तो फिर वो अपना क्या इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसको हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। लेकिन चीजें जो है, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलो, करंट बोलो, चार्ज बोलो, सारी चीजें तो इसी नेचर का एक पार्ट है, यही सारी चीजें हो रहा है, इन्फ्लुएंस है चार्ज का। और यही चार्ज कभी मूव कर रहा है, कभी वो स्टैटिक कंडीशन पे है। जब स्टैटिक कंडीशन पे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, जब डायनामिक कंडीशन पे है तो बोलते हैं इलेक्ट्रिकल करंट, है ना। ठीक है, so is everything okay? यस सर, सब Yes, ओके है, sir. पर जो आपने Yes, पढ़ा sir. है उसे एक और बार ध्यान से पूरा वीडियो देख के उसे डाइजेस्ट करने में अब थोड़ा टाइम लगेगा। मतलब आज के लिए हार्ड ड्राइव शायद फुल हो गई है। चलो, नहीं फुल नहीं होना है, बहुत ही आसान चीजें हम बताए हैं अभी तक, बहुत ही इजी है। एक बार रिपीट कर लेते हैं, समराइज करते हैं क्लास को तो पूरा याद हो जाएगा। और यही सारी चीजें हम लोग बहुत बार रिपीट करेंगे, नॉट टू वरी। कि जब हम बात कर रहे हैं करंट, इलेक्ट्रिसिटी की, तो इसका मतलब हो रहा है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स जब हम बोलते हैं तो फिर वो चार्ज पार्टिकल्स क्या क्या मिलते हैं हमको। चार्ज पार्टिकल्स या तो इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, या फिर होल्स हो सकते हैं, या फिर आपके आयंस हो सकते हैं। तो जब हम कंडक्टर्स की बात करते हैं, सॉलिड की बात करते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं हमको मेटल्स में, कंडक्टर्स में। और जब हम गैस की बात करते हैं तो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और पॉजिटिव निगेटिव आयंस भी होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं, वहां पे सिर्फ पॉजिटिव निगेटिव आयंस होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का सवाल ही नहीं उठता है। सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो फिर इलेक्ट्रॉन्स भी होता है और होल्स भी होता है। इसमें क्या कंफ्यूजन है, फिर से क्या देखना है इसको, ये जिंदगी भर के लिए दिमाग में घुस गया होगा। दूसरा चीज है कि जब हम करंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं तो फिर वहां पे चार्ज पार्टिकल्स का फ्लो देख रहे हैं हम लोग, कि वो किसी एक वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है, मूव कर रहा है। जब वो मूव कर रहा है तो एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया पे कि कितना चार्ज एक सेकंड पे फ्लो हो जाता है। फ्लो का मतलब ही होता है एक सेकंड पे या फिर पर यूनिट टाइम, है ना। एक सेकंड पे कितना टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो होता है, उतने को ही हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। अगर एक कूलम चार्ज पास करेगा एक सेकंड पे तो हम बोलेंगे 1 एम्पियर करंट। अगर 10 कूलम चार्ज पास करेगा एक सेकंड पे, हम बोलेंगे 10 एम्पियर करंट पास हो गया। अब ये जो चार्ज फ्लो कर रहा है तो कंडक्टर्स पे इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसका मतलब हम जो बोल रहे हैं 1 एम्पियर करंट, 1 एम्पियर का करंट का मतलब हो गया 6.242 × 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक सेकंड में पास कर गया यार। इसमें खत्म कहानी यहीं पे।
उसके बाद हमने देखा कि एम्पियर है तो कूलम पर सेकंड, वो और फिर से बोलने का जरूरत है क्या? नहीं है। एम्पियर का मतलब दिमाग में घुस गया है, कूलम पर सेकंड ही होगा, इतना कूलम चार्ज पर सेकंड जा रहा है। फिर हमने देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल क्या हो रहा है कि एक चार्ज के वजह से या फिर उसका जो जोन होता है वहां पे उसका एनर्जी कितना है, और डिफरेंस मतलब दो पॉइंट के बीच में एनर्जी का डिफरेंस कितना है। तो एक पॉइंट को अगर हम 0 पकड़ते हैं तो उसके हिसाब से अगला पॉइंट कितना हायर पोटेंशियल पे है वो हम निकालते हैं, या फिर लोअर पोटेंशियल पे होगा तो निगेटिव में जाएगा, जो लोअर पोटेंशियल में होगा उसी को हम 0 पकड़ लेंगे, है ना। जो भी लोअर पोटेंशियल में होगा उसको हम 0 पकड़ेंगे और उसी के हिसाब से देखेंगे कि इस पॉइंट के मुकाबले अगले पॉइंट पे कितना ज्यादा पोटेंशियल है। ठीक है, अब पोटेंशियल थोड़ा देर पहले वो भी देखे कि इन्फ्लुएंस जो होता है वो कैसे होता है चार्ज का। अब अगर हम कोई भी सर्किट बनाते हैं और उसमें अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं तभी जाके करंट पास होता है, और वो जब डीसी करंट की बात कर रहे हैं तो ईएमएफ हमारे सामने आता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैसे क्रिएट करते हैं बैटरी के अंदर? ड्यू टू सम इलेक्ट्रोलाइट। तो H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट रख दिए, वो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के थ्रू क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को उठा के कॉपर से जिंक में डाल दे रहा है। एक टर्मिनल बन रहा है पॉजिटिव, एक टर्मिनल बन रहा है नेगेटिव। अब ये दोनों जो पॉजिटिव नेगेटिव है एक टाइम के बाद सेचुरेटेड होगा, और सेचुरेशन स्टेट में क्या होगा, हम बोलते हैं कि इसका चार्ज हो गया फुल। इसी टर्मिनल के थ्रू जब हम एक्सटर्नल सर्किट कनेक्ट कर दे रहे हैं तो फिर उसके अंदर से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना शुरू कर रहा है, और उसको हम बोल रहे हैं करंट। अब जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उसको हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट, और जो कन्वेंशनल करंट है उसको हम बोल रहे हैं भाई पॉजिटिव करंट। अब पॉजिटिव करंट तो है नहीं, इसको कैसे पकड़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में, जो उल्टा डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उसी को बोल रहे हैं कन्वेंशनल करंट, पॉजिटिव करंट। चलो ठीक है, ये भी समझ गए। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो करंट पास होता है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो उस रेजिस्टेंस पे एक पोटेंशियल ड्रॉप होता है V = I × R। और हमने ये देखा कि किस तरीके से अगर सीरीज में लगा देते हो तो आपका पोटेंशियल ड्रॉप होता है एक एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस पे, है ना। फिर हमने डीसी और एसी को थोड़ा सा डिस्कस किया, ये तो पढ़ाई का पार्ट ही नहीं था, सिर्फ ऐसे ही देख लिया कि भाई डीसी करंट होता है, एसी करंट होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को समझाने के लिए वो आ गया था बीच में कि इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो करता है उसका स्पीड जो होता है इलेक्ट्रॉन का, एक एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन का, ये काफी कम होता है, काफी स्लो होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिसको बोलते हैं। और जब हम बात करते हैं प्रोपागेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, तो उसका स्पीड, प्रोपागेशन वेलोसिटी ऑफ प्रोपागेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट। इसका मतलब ये नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन स्पीड ऑफ लाइट से के थ्रू से कंपेयर कर सकते हो आप, काफी कम होता है। फिर बाकी इतना खास डिस्कशन नहीं था। फिर हमने देखा कि जो अगर हम दो चार्ज को लेके डिस्कस करते हैं कि भाई एक चार्ज है तो उसके चारों तरफ एक फील्ड होता है, और दो चार्ज के बीच में एक फोर्स क्रिएट होता है Q1 Q2/R²। और किस तरीके से यहाँ पे पोटेंशियल क्रिएट होते हैं कि एक कोई भी पॉइंट पे एक चार्ज का जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, उसका इंटेंसिटी कितना होता है, वो वही डिस्कस किए। और ये जो फॉर्मूला है अभी याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हम फिर से करेंगे बाद में। एक बार क्लियर हो गया आज के लिए? इट इज 8:45। आई थिंक आज के लिए इतना काफी है। आप लोग भी थोड़ा सा देखो, हम और बहुत बढ़िया से करेंगे, एक एक चीज को पूरा डिटेल्स में देखेंगे, सीखेंगे, और इतना बार रिपीट करेंगे कि वो दिमाग में सेट हो जाएगा। डोंट वरी, वो मेरा दैट इज माय रिस्पांसिबिलिटी। सर एक मेरे को एक डाउट है, इफ यू डोंट माइंड। बोलो सर, आपने जैसे बोला था ना कॉपर टू जिंक विद द मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विच इज H2SO4, उसके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, ठीक है। तो जैसे आपने बोला कि प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी व्हाट इट से लो, तो क्या ऐसा भी है कि कॉपर टू जिंक जो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं उसकी स्पीड भी उतनी कम है, और वो इलेक्ट्रॉन्स जो मीडियम के अंदर है वो उस वे से प्रोपोगेट कर रहे हैं, लाइक 1.1 मिली, लाइक व्हाट इट से
0.1 mm डिस्टेंस, अगर ये इधर आ रहा है तो वहां से वो उधर जा रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे और एक चीज समझना पड़ेगा कि अगर हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट के अंदर से करंट जब पास होता है तो क्या इलेक्ट्रॉन से पास होता है क्या? और भी मजेदार चीज आ गया ना। नहीं, यस। तो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जब करंट पास होता है तो क्या चीज मूव कर रहा है? आयंस मूव कर रहे हैं। या मतलब उस प्लेट से सटा हुआ जो एटम होगा H2SO4 का, जब वो कॉपर के नजदीक में आया, वो ब्रेक हो गया, उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को कॉपर के प्लेट से एडप्ट किया होगा, है ना, और वो नेगेटिव बन गया, इधर से पॉजिटिव बन गया। वही सारे केमिकल अंदर में मॉलिक्यूल्स के खेला हो रहा है। ओके, इसी वजह से बढ़िया से। हाँ, क्योंकि कॉपर से ऐसा थोड़ा ही ना हो रहा है कि कॉपर से एक इलेक्ट्रॉन निकला और वो चल के जिंक तक पहुंच रहा है, नहीं जा रहा है ना, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट के अंदर से हमने बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन्स तो फ्लो ही नहीं हो रहे हैं, वो तो आयंस फ्लो हो रहे हैं। ये आयंस इसको एडप्ट कर रहा है, ठीक है। तो थोड़ा और बढ़िया से सोचो चीज को, और बढ़िया से देखो, और मजा आएगा, है ना। हाँ, मतलब यहाँ से आयंस जा रहे हैं, फिर ले वो आयंस के फॉर्म में रहा है, दे वो आयंस के फॉर्म में रहा है, पर वो उधर जो स्टिक होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, इधर से वो जो लेता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, फिर वो ऐसा। ओके, कितना कूल कॉन्सेप्ट है, मतलब लाइक नाइस। इसके अंदर और जितना घुसोगे उतना ही कूल लगेगा और उतना टफ भी लगेगा, है कि नहीं। क्या करें, आज के लिए खत्म करें यहाँ पे। हाँ सर, कैसा लगा? एक बार चैट में, क्योंकि सबसे बात करना पॉसिबल नहीं होगा, बहुत सारे पार्टिसिपेंट से, एक बार चैट में सब लोग बोल दो कि कैसा लगा मेरा लेक्चर, क्या ये स्पीड सही है, क्या ये तरीका सही है समझाने का, और मैं देखना चाहता हूँ कि कैसा लगा सबको, समझ में आया जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ। प्लीज एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन पे, चैट ऑप्शन पे लिख दीजिए कि कैसा लगा। आपका कमेंट देखना है मुझको। थैंक यू पार्थो बोरा, वेदांतो, थैंक यू, वेरी गुड। अच्छा लगता है जब आप लोगों को समझ में आता है, आप लोग अप्रिशिएट करते हो, तब अच्छा लगता है। और हेलो सर, चीजों को समझना है और हाँ बोलिए। हाँ सर, मैं सत्या बोल रहा हूँ कि मैं ग्रुप में ऐड हूँ, लेकिन आप पीडीएफ कौन ग्रुप में देते हैं? एक्चुअली इसका जो रिपीट पीडीएफ होगा या अभी कुछ तक भी? तो देना शुरू ही नहीं किया, आज पहला क्लास था, पहला लेक्चर है, ठीक है। अभी तक कोई पीडीएफ वगैरह हमने शेयर नहीं किया है। वो सारे ग्रुप में होंगे या फिर बैच में होंगे। जो ऐप है हमारा, ऐप के बैच पे हमारा पीडीएफ स्टडी मटेरियल सारा ऐप पे ही दिया जाता है, ठीक है। अनिल चौधरी, खतरनाक यार, क्या खतरनाक डरा रहे हो क्या सर? फ्रॉम वेयर वी विल गेट रिकॉर्डेड वीडियो? हाँ, रिकॉर्डेड वीडियो में शेयर कर दूंगा, ग्रुप में ही शेयर कर दूंगा। अभी एग्जांपल ऐसे लेते हो कि एकदम मस्त लोकल समझ में आ गए। थैंक यू प्रदीप। सर रिकॉर्डिंग, हाँ रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, सबको मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग कल तक मिल जाएगा और बैच में ही मिलेगा, या फिर आपके ग्रुप में लिंक शेयर कर दिया जाएगा व्हाट्सएप पे। अगर कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं है तो फिर आप बता देना, व्हाट्सएप ग्रुप पे ले लेंगे, बात करेंगे, है ना। पहले हम लोग का स्ट्रेटेजी यही रहेगा कि हम चीजों को बढ़िया से समझ ले। सीखने में टाइम नहीं लगता है, समझने में काफी टाइम लगता है। जितना ज्यादा डेप्थ इसके अंदर जाओगे, जितना ज्यादा बैठ के सोचोगे, जैसे अभी प्रदीप ने जो लास्ट बोला कि सर क्या H2SO4 इधर से इलेक्ट्रॉन को लेके उधर दे रहा है, तो इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है, क्या इसका स्पीड इतना हो रहा है। तो फिर हमको पता चला यार यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं हो रहा है। वो क्या कर रहा है, H2SO4 जब कॉपर के नजदीक आ रहा है तो फिर वहां से एक इलेक्ट्रॉन्स को लेके वो आयन बन रहा है, और वही आयन फिर उधर भी आयन, इधर भी आयन, चारों तरफ आयन ही आयन, ये आयन उसको दे रहा है, ये इससे ले रहा है, उसी तरीके से चल रहा है ना। तो जितना ज्यादा सोचोगे उतना मजा आएगा, उतना समझने में मजा आएगा, सिखाने में भी मजा आएगा। और आप लोग जब सवाल करते हो तो हमको भी सोचने का बहुत सारा ऐसा चीज होता है कि कभी हमने भी नहीं सोचा होगा कि यार सही में ये कैसे फ्लो हो रहा होगा, ये कैसे हो रहा होगा। तो जब हम डिस्कस करते हैं तब जाके आइडियाज बढ़ते हैं और पॉजिटिव एनर्जी मूव होता है ना। चलो भाई, गुड नाइट एवरीबॉडी, ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं, है ना। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर अप्रिसिएशन।
गुड नाइट सर। गुड नाइट, बाय बाय। गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट। सर हाँ एक बोलो। चीज आप खाली वो जो वीडियो है ना, मतलब जो ये रिकॉर्डेड वीडियो है, हाँ वो आप अगर जैसे जल्दी से जल्दी अगर आप पॉसिबल, जितना जल्दी ये अपलोड हो जाएगा उतना जल्दी मैं लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। हाँ तो क्या हम लोग वापस, मतलब मैं ये पूरे वीडियो से वापस गो थ्रू करूंगा, मुझे पता चले कि कहाँ मैं डाउट पूछना रह गया, कहाँ मेरे को क्वेश्चन बिल्डअप नहीं हुए। श्योर श्योर श्योर, कोई बात नहीं, हो जाएगा। बाय बाय।